For more episodes subscribe के नॉवेल्स हिंदी चैनल 171 से 180। जो भीड़ जोर जोर से जय जयकार कर रही थी वह अचानक रुक गई और प्लाजा में गूंजने वाली सभी आवाज़ें अचानक बंद हो गईं और पूरी जगह खामोशी में डूब गई। एलेक्स बस फूट फूट कर मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि उसका उतावलापन उन्हें डरा सकता है, लेकिन वह और क्या कर सकता है। प्रतिभा खोज एक कला है। एज और ग्रेड प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस विभाग में तेज और बेशर्म होना होगा। जैसे ही एलेक्स कई कदम आगे बढ़ा, भीड़ हड़बड़ा गई और एलेक्स को रास्ता देते हुए पीछे हट गई। आमतौर पर यह शूरवीर या गार्ड का कर्तव्य था कि वह लोगों को हटा दे और उच्च रैंकिंग वाले लोगों को गुजरने दे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका राजा कहाँ जा रहा है, इसलिए उन्होंने बस उसके पास एक करीबी घेरा बना लिया। एलेक्स की सत्य की आंखें अभी भी काम कर रही थीं और वह गैर लड़ाकू विभागों में कई प्रतिभाशाली लोगों को देख सकते थे। ये वे लोग हैं जो समाज की रीढ़ बन सकते हैं। एलेक्स, जो उस व्यक्ति की ओर चल रहा था, उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ लग रहा था और वापस भाग गया। धिक्कार है। एलेक्स को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे, क्या आप भूरे बालों वाले उस ढीले ढाले आदमी को पकड़ सकते हैं? एलेक्स चिल्लाया। जो लोग एलेक्स को देख रहे थे उन्होंने तुरंत अपना सिर उस आदमी की ओर कर लिया और कई लोगों ने सोचा कि इस आदमी ने कुछ बुरा किया होगा और उस पर झपटने लगे। वह बेचारा, जो ये भी नहीं जानता था कि उसने क्या अपराध किया है, उसे हर तरफ से रोका गया और घसीटा गया। रुकना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? चुप रहो, राजा ने तुम्हें मांगा था। कौन जानता है कि तुमने कैसा बुरा काम किया है? लोग चिल्लाए और उस आदमी को एलेक्स की ओर खींच लिया। स्थिति को हाथ से बाहर जाता देख एलेक्स तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा जिसने उसे आंसू भरी आंखों से देखा। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। भले ही मैंने तुम्हें किसी तरह ठेस पहुंचाई हो, कृपया मुझे माफ कर दो। साथी की विनती देखकर एलेक्स ने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तुम लोग उसे छोड़ सकते हो, एलेक्स ने आदेश दिया। नमस्ते, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, लेकिन क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? एलेक्स ने शर्मिंदगी से पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बुदबुदाया, महामहिम, मेरा नाम लैन है। एलेक्स ने सिर हिलाया और बोला, लैन, मैं देख सकता हूं कि तुम जादू के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभाशाली हो। यदि तुम मेरा अनुसरण करो और जादू सीखो तो मुझे यकीन है कि एक दिन तुम एक प्रसिद्ध जादूगर बन जाओगे। एलेक्स के शब्द लैन के कानों में गड़गड़ाहट की तरह महसूस हुए और उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया और उसने अविश्वास से अपनी आंखें मल दीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह स्वप्न देख रहा है या ये राजा उसके साथ मजाक कर रहा है। वह सुबह ही उठा और काम पर चला गया, लेकिन जब उसने राजा के आगमन के बारे में सुना तो उसे देखने के लिए चौक पर रुक गया। लेकिन कौन जानता था कि राजा उसके पास आएगा और उसे अपने पीछे चलने के लिए कहेगा। महाराज, क्या मैं जादूगर बन सकता हूँ? मैं जादू के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि मैं अपने आसपास मन को महसूस कर सकता हूं और इसका थोड़ा उपयोग भी कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर एलेक्स के चेहरे पर चमक आ गई और उसने अपनी आंखों की ओर इशारा किया। लैन, क्या तुम मेरी इन आंखों को देखती हो? इन आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता, एलेक्स ने गर्वपूर्ण भाव से कहा, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे विस्मय से देखकर उस पर अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन इससे भी अधिक वे इस बात से दंग रह गए कि किंग एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम थे जो पहले एक मामूली भिखारी जैसा दिखता था। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और बोला, मेरे नागरिकों सुनो। धूल के नीचे कई अनगढ़ पत्थर और हीरे छिपे हुए हैं। आप में से कई लोग कई पहलुओं में प्रतिभाशाली हैं और आपकी प्रत्येक प्रतिभा राज्य के लिए उपयोगी है, और अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हमें उच्च स्तर पर ले जा सकती है। एलेक्स की आकृति ऊपर तैरने लगी और वह जमीन से लगभग 6 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई तक उठ गया। चश्मे वाले उस आदमी को देखो। एलेक्स की आवाज़ मैना द्वारा बढ़ाकर पूरे प्लाजा में गूंज उठी। हर कोई एलेक्स की निगाहों और उस दिशा का अनुसरण करता है जिसकी ओर उसने इशारा किया था। वह आदमी रकम की गणना करने में अच्छा है, भले ही वह विद्वान न हो। वह भारी शरीर वाला गंजा आदमी बढ़िया शिल्प कौशल में अच्छा है। उस आदमी में एक अच्छे और अनुशासित सैनिक के गुण थे। अरे, तुम दुबले पतले हो जो माचिस की तीली की तरह दिखते हो जिसे हवाएं उड़ा सकती हैं, और तुम्हारे पास तलवार चलाने की प्रतिभा है। एलेक्स को कुछ व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए सुनकर लोगों की आंखें चमक उठीं। देखिए, ये तो बस इसका सारांश है। आप में से कुछ लोग अपनी प्रतिभा को जान सकते हैं और कुछ भविष्य में इसे उजागर कर सकते हैं। केवल एक चीज़ जो मैं आपसे पूछता हूँ वह ये है कि आप वही करें जो आपको पसंद है और राज्य का समर्थन करें, क्योंकि भले ही यह वर्तमान में बहुत छोटा अंतर ला सकता है, लेकिन इसका योग भविष्य में एक बड़ा अंतर लाएगा। हम जल्द ही 9वीं-12वीं के छात्रों के लिए एक स्कूल खोलेंगे जिनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, और उसके बाद आप अकादमी में जा सकते हैं जो आपको उस रास्ते पर ले जाने में मदद करती है जिस पर आप जाना चाहते थे। मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
हमें सैनिकों की जरूरत है, हमें रणनीतिकारों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो वित्त और दस्तावेजों को संभाल सकें, और भारी संख्या में लोहारों की जरूरत है। हालांकि मैं आपको एक सैनिक बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कम से कम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके राज्य के वित्त को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अपने संयुक्त प्रयास से हम अपना राज्य ले सकते हैं और इसे गौरवान्वित कर सकते हैं। हमारे राज्य की महिमा के लिए। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाया जो सुनामी की तरह लोगों की आवाज़ों से भरा हुआ था। हमारे राज्य की महिमा के लिए, हमारे राज्य की महिमा के लिए। जैसे ही महिमा की झनकार सदमे की लहर की तरह फैली तो पूरा स्थान हिल गया। कैथरीन, जो गाड़ी के अंदर बैठी थी, अवर्णनीय भावना के साथ इस दृश्य को देख रही थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शिक्षा को लागू करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन लोगों ने अपने बच्चों को ऐसी जगह स्कूल भेजने में समय बर्बाद नहीं किया जहां वे काम कर सकें और कमा सकें। उसने यह मुद्दा एलेक्स को बताया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एलेक्स इस तरह से शिक्षा के बारे में उपदेश देगा। एक पल के लिए उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, एलेक्स अंदर से एक अच्छा आदमी था, हालांकि उसकी कुछ पकड़ ढीली थी। या हो सकता है कि कई पेंच ढीले हों। वर्तमान में नेवान की राजधानी में खुली सड़कों पर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया था और उनके सामने एक लकड़ी का मंच था जिस पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे और उनके पीछे राजपूतों और पैदल सेना की एक पंक्ति थी। वे पुजारी थे जिन्होंने राजा की अनुपस्थिति में भीड़ इकट्ठा की थी। दया का कोई संकेत नहीं था जो एक पवित्र पुजारी में होना चाहिए, बल्कि उसके चेहरे पर उदासीनता और ठंडी अभिव्यक्ति थी। बैरी, मुख्य पुजारी जो नेवान चर्च में पुजारी हुआ करते थे, ने इसके पतन के बाद इसे छोड़ दिया। जब सभी को आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ गया, तो ये लड़का अचानक कुत्तों के एक समूह के साथ प्रकट हुआ। वह एक पुजारी से अधिक एक धमकी देने वाले डाकू की तरह लग रहा था। उन्होंने मंच के सामने घुटनों के बल बैठे लोगों पर नजर डाली और शांत स्वर में बोले, नेवान के नागरिकों, हमें नेवान के राजा के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। नेवान का राजा एलेक्स एक दयनीय मूर्ख था जो शायद अपने पिछले जन्म में पापी रहा होगा और इस जीवन में देवी ने उसे मूर्ख बनाकर दंडित किया था। लेकिन वह आदमी कैसे सामान्य हो सकता है जिसे एक देवी ने दंडित किया हो? बहुत समय पहले हमें एमिडॉन के खिलाफ लड़ाई में उसके द्वारा काले जादू का उपयोग करने की खबरें मिली थीं। हमें संदेह है कि उसके दिमाग पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया था जो शांति को नष्ट करना और अराजकता पैदा करना चाहता था। हमें ये भी डर था कि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है और जनता को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। इसलिए हम बुराई को दूर करने में आपका सक्रिय सहयोग चाहते हैं। भगवान के बच्चे इस पिता की निष्पक्षता पर संदेह नहीं करते। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम, सेवक जिन्हें स्वयं देवी ने चुना है, सबसे निष्पक्ष और महान हैं, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि आपका शैतान के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को बाहर निकाल दूंगा। बैरी द्वारा कहे गए शब्दों ने भीड़ के बीच भारी हंगामा खड़ा कर दिया जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सभी लोग प्रधान पुजारी द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचकर आपस में बातें करने लगे। एक आदमी साहस जुटाकर खड़ा हुआ और पूछा, पिताजी, क्या आप हमारे राजा पर झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं? जब हम संकट में थे तब आप सभी नेवान छोड़ चुके थे, और अब जब हमारे राजा के प्रयास के कारण नेवान उठ रहा है, तो आप हमारे राजा को विधर्मी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरी उस आदमी की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बच्चे, पहले मेरी बात सुनो। मुझे पहले से ही भविष्यवाणी थी कि नेवान में बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए मैंने तुरंत इसकी तैयारी शुरू कर दी। मैं जानता हूं कि चीज़ों में देरी हुई है, लेकिन फिलहाल चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं। जरा ध्यान से सोचें, नेवान का राजा कुछ महीने पहले ही सामान्य हुआ था और उसने एमिडॉन पर युद्ध छेड़कर कई निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। उसने बिना किसी दया के कई निर्दोष नागरिकों और बच्चों को मार डाला। केवल शैतान द्वारा पारित व्यक्ति ही ऐसे अत्याचार कर सकता है। बैरी के कारण ने तुरंत सड़क पर मौजूद सभी लोगों को संदेह का संकेत देते हुए भयभीत कर दिया। कोई भी वास्तविक स्थिति नहीं जानता है और न ही वे जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, और बैरी ने एलेक्स की अनुपस्थिति का अवसर लिया और उसके खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश करते हुए प्रचार करना शुरू कर दिया। महाद्वीप पर, चाहे आप कितने भी प्रतिष्ठित या शक्तिशाली क्यों न हों, एक बार जब चर्च द्वारा आप पर एक विधर्मी और शैतान से निपटने वाले व्यक्ति के रूप में आरोप लगाया जाता है तो आप अनंत काल तक प्रेतवाधित रहेंगे। राक्षसों, जिन्हें शैतान के उपासक के रूप में जाना जाता है, कि इसी कारण से आलोचना की गई थी। हालांकि सब कुछ सच्चाई से बहुत दूर था, ये धर्म और विश्वास के नाम पर अपने दुश्मनों को नष्ट करने का चच का तरीका था। फिर भी इस कारण से किसी राजा की खुलेआम निंदा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी और अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना थी। तेज तर्रार लोगों को आश्चर्य होने लगा कि इस आदमी में उनके राजा को चुनौती देने की हिम्मत कहाँ से आई। लेकिन चच के अधिकार को जानते हुए वे जानते थे कि उनका राजा चच की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। बैरी के सरल शब्दों ने अचानक सभी को निराशा की राह पर डाल दिया था। कई लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की और बैरी को जवाब दिया कि वह जो कह रहा था वह झूठ के अलावा और कुछ नहीं था।
लेकिन इससे स्थिति और खराब हो गई क्योंकि उन्हें जघन्य अपराध करने वाले कैदियों के समूह के रूप में भीड़ से बाहर निकाला गया। जिन लोगों ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की उनके साथ कठोर क्रूरता की गई। जब अराजकता का ऐसा दृश्य चल रहा था, बस्सी ने दूर से रक्तरंजित आंखों से समूह पुजारी की ओर देखा। वह वही था जिसे एलेक्स ने सारा प्रशासन और शक्तियां सौंपी थीं और उसने अपना कर्तव्य अत्यंत महत्व के साथ निभाया था। हालांकि वह कोई संत नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी कोई क्रूर कार्य नहीं किया था। उसने जो एकमात्र गलती की वह लालच में अंधा हो जाना था। उसने कुछ धनराशि का गबन किया, लेकिन नेवान की बिगड़ती हालत को देखकर वह रुक गया और उसने दूसरों से रुकने की विनती भी की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा करने के लिए उसके मन में हमेशा अपराध बोध रहता था और जब अकाल पड़ा और खाद्य संसाधन दुर्लभ हो गए तो उसने चुराए गए सभी पैसे का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि लोगों की मदद के लिए अपना पैसा भी खर्च किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि उनके क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को खाली पेट न सोना पड़े। वह अभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां वह दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस न कर सके, और अब उसके सामने का दृश्य वास्तव में उसकी उम्मीद से परे था। 1 महीने से अधिक समय तक एलेक्स की अनुपस्थिति के कारण उसके बारे में कई नकारात्मक अफवाहें फैलाई जा रही थीं, और अब पादरी एलेक्स के बारे में नकारात्मक प्रचार कर रहा था। उसे पता था कि किसी ने ये काम करने के लिए धक्का दिया है और बल प्रयोग किया है। वह कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन सैनिकों में 3 महाकाव्य रैंक के राजपूत थे और वर्तमान में नेवान के पास कोई नहीं था। उसने उनकी ताकत कम करने के लिए कुछ हथियारों को भेजने के बारे में भी सोचा, लेकिन इससे परेशानी और बढ़ जाएगी। जब बस्सी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है, उसने देखा कि पूरी भीड़ अचानक खामोश हो गई। बैरी के हाथ में एक सुनहरा राजदंड था और उसने ये देखकर गर्व से सिर हिलाया कि कठोर व्यवहार के बाद किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वह लौटने ही वाला था कि उसे एक तेज कर्कश आवाज सुनाई दी। पिता, आप इस तरह के लोगों को अनुचित तरीके से कैसे धमका सकते हैं? क्या पुजारी ने यह उपदेश नहीं दिया कि ईश्वर दयालु और दयालु है? वह दयालुता कहाँ है? केवल एक चीज जो मैं यहाँ देख सकता हूँ वह है हिंसा। बैरी, जो सब कुछ अपने गुर्गे पर छोड़कर वापस जा रहा था, एक कर्कश मधुर आवाज से अचानक रुक गया। वह शब्दों से क्रोधित हो गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की पुजारी की ओर घूर रही थी। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बैरी चिल्लाया। वह अच्छे मूड में था क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन उसका मूड उस छोटी सी खूबसूरत लड़की की मधुर आवाज ने खराब कर दिया, जो 13 साल की छोटी बच्ची लग रही थी। पिताजी, आप कुछ अनुचित कर रहे हैं और हमें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप सही हैं जबकि आपके पास सबूत नहीं है। देवी का एक भक्त सेवक इस तरह कैसे कार्य कर सकता है? छोटी बच्ची मासूम आवाज में बोली, लेकिन उसके आसपास के लोग पहले से ही पीले पड़ गए थे। उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और अब उसने पुजारी को भड़का दिया था। बैरी ने उस लड़की को घूर कर देखा जो काफी दयालु और सौम्य लग रही थी। उसने गुर्राया, आपके माता पिता विधर्मी होंगे और उन्होंने आपको कम उम्र से ही ये बातें सिखाई होंगी। उस लड़की और उसके माता पिता को खींचें। सरदार जो चीज़ों की देखरेख कर रहे थे, लड़की और उसके माता पिता की ओर दौड़े और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, कई कवच रक्षक उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हुए उनके सामने आ गए। पुजारी बैरी, आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बस्सी प्रकट हुआ और क्रोधित स्वर में चिल्लाया, क्या आप अपना वादा भूल गए? मैंने आपको केवल शांतिपूर्वक चीज़ों की जांच करने की अनुमति दी थी, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप चारों ओर अराजकता फैला रहे हैं। बस्सी दांत पीसते हुए बोला। उसने पहले ही राजा को वर्तमान स्थिति बताते हुए एक पत्र भेज दिया था और कहा था कि वह यहाँ आ सकता है। चूंकि बस्सी उनसे नहीं निपट सकता, इसलिए उसने उन्हें फिलहाल अपने पंख फैलाने की इजाज़त दे दी, लेकिन ये बदमाश देवी के नाम का इस्तेमाल करते हुए सभी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए देवी भक्तों की तुलना में डाकुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसके जैसे चतुर व्यक्ति से केवल राजा ही निपट सकता है। मंत्री बस्सी, आप हमारे रास्ते में कदम रख रहे हैं। आप एक पुजारी को अपना काम करने से रोक रहे हैं जो देवी के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने के बराबर है। आपको इस मामले में कहने का कोई अधिकार नहीं है, पुजारी बैरी चिल्लाया। पुजारी बैरी, वर्तमान में मैं राजा की अनुपस्थिति में नेवान की देखरेख कर रहा हूं। अगर उनके नागरिकों के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो बिल मेरे नाम पर फाड़ दिया जाएगा, बस्सी ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इसके अलावा आप नेवान के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वे किसी प्रकार की गंदगी हों। वह परोपकार कहाँ है जिसका उपदेश आप सभी देते हैं? बैरी की अभिव्यक्ति विकृत थी और वह गुस्से में चिल्लाया, मंत्री बस्सी, हालांकि मैं कठोर दिख सकता हूं, लेकिन मैं पहले से ही पर्याप्त दयालुता दिखा रहा हूं। अगर आपने मुझे अभी रोका तो जांच के लिए आने वाला अगला व्यक्ति चच का जिज्ञासु होगा। बस्सी के साथ साथ सभी के चेहरे के भाव विकृत हो गए। आखिरकार कोई मूर्ख ही चच के जिज्ञासु के बारे में नहीं जानता होगा।
वे चर्च की तलवारें हैं जो सभी सजाओं और गंदे कामों को संभालती हैं। उनके हाथों पकड़ा जाना नरक की यात्रा का टिकट पाने के बराबर था। बैरी ने धमकी भरे लहजे में कहा, मेरी बार बार चेतावनी के बाद भी आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं, देवी का एक भक्त सेवक, देवी के कार्य के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर दूंगा। उसने अपना सुनहरा राजदंड बस्सी और उन सैनिकों की ओर बढ़ाया जिन्होंने ढीठ लड़की को घेर लिया था। उन्होंने अपने राजदंड में मैना डाला जो खुशी से चमक उठा और प्रचंड प्रकाश की एक सफ़ेद किरण उनकी ओर चली गई। प्रकाश का निर्णय, लेजर की किरण की तरह, यह एक सीधी रेखा में उनकी दिशा की ओर बढ़ गया। अचानक हुए हमले से सभी चौंक गए। ये काफ़ी घातक हमला था क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद को देवी का अनुयायी बताने वाला यह व्यक्ति अचानक हत्या पर उतर आएगा जब दोनों पक्ष बात कर रहे थे। सैनिक बस्सी के सामने खड़े थे। भले ही उन्हें पता था कि उनके पास हमले के खिलाफ कोई मौका नहीं है, लेकिन कम से कम वे नागरिकों और उनके पीछे मिनिस्टर को बचा सकते थे। जैसे ही सफ़ेद प्रकाश का द्रव्यमान उसके सामने आया, बस्सी की दृष्टि सफ़ेद हो गई। हमले से निकलने वाली चिलचिलाती गर्मी को महसूस करते हुए सैनिक खतरे से चिल्लाने लगे। सैनिकों के सामने एक आकृति चमकी जो कहीं से प्रकट हुई और उसने नीली चमक से ढकी हुई विशाल तलवार उठाई। उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़कर विशाल तलवार को सफ़ेद रोशनी की ओर घुमाया जो तुरंत कटकर अलग हो गई। प्रकाश की किरण से टकराते ही तलवार का शरीर थोड़ा हिल गया और एक तेज लहर ने सभी को पीछे धकेल दिया और दोनों ऊर्जाएं तुरंत गायब हो गईं। चमकदार कवच पहने दिखाई देने वाली उस आकृति को देखकर लोगों को लगा कि उन्होंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। सर, आप कौन हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बस्सी ने पूछा। बख्तरबंद आदमी मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ा। बस्सी, तुम्हें देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं जनरल मोडेक हूँ। मोडेक ने अपनी दाढ़ी को सहलाने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन बाद में उसे याद आया कि उसने अपनी दाढ़ी खो दी है। उस आदमी की बातें सुनकर पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया और सोचने लगे कि क्या ये कोई मजाक है। उन्होंने मोडेक को लंबी दाढ़ी और कुछ भूरे बालों वाले बूढ़े चाचा के रूप में याद किया, लेकिन यह आदमी 30 के दशक के एक आदमी जैसा दिखता था। बस्सी ने यह समझ पाने में असमर्थ होकर कि क्या हो रहा है, अपनी लार निगल ली, लेकिन इससे पहले कि वह अपने होंठ खोल पाता, लकड़ी के मंच से एक चीख गूंज उठी। बैरी चिल्लाया, अज्ञानी इंसान, धार्मिकता के रास्ते पर खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोडेक ने बैरी को स्कैन किया और उपहास के साथ बोला, मुझे नहीं पता कि मेरे साथी निर्दोष नागरिकों ने ऐसे कौन से अपराध किए हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और अगर कोई गलतफहमी है तो क्या पुजारी के पास अपनी इच्छानुसार किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है? बैरी चिल्लाया, अपने शब्दों पर ध्यान दें, आप शापित विधर्मी हैं। मोडेक चिंतित हो गया जब उसने बैरी को मामले को बढ़ाने की कोशिश करते देखा, लेकिन इससे पहले कि बैरी कोई आदेश दे पाता उसने दूर से सफ़ेद चमकती रोशनी देखी। फादर बैरी, आपको यहाँ पाकर अच्छा लगा। मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बैरी ने उस व्यक्ति को चमकदार रोशनी के साथ अपनी ओर आते देखकर भौहें सिकोड़ लीं और भयभीत हो गया। उसका जबड़ा खुला रह गया और वह एक पल के लिए भी अपने होंठ बंद नहीं कर सका। मैंने सुना है कि आप मुझे एक विधर्मी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर तरह का काला जादू जानता है और जिसने मेरी आत्मा शैतान को बेच दी है। एलेक्स की तेज़ आवाज़ हर जगह गूंज उठी जिसने अचानक लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ जला दी। जिस लड़की ने पहले एलेक्स का बचाव करने की कोशिश की थी, वह एक घातक हमले से डर गई थी और उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी क्रिस्टल जैसी बड़ी आंखें चमकदार और स्पष्ट रूप से चमक रही थीं। एलेक्स ने लड़की को देखा और उसके सिर को थपथपाते हुए हल्की मुस्कान दी। मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। एलेक्स ने बस एक साधारण थपकी दी और बस्सी के कंधे पर हल्की थपकी देते हुए उसके पास से चला गया। आपने मेहनत से काम किया है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एलेक्स का आत्मविश्वास सुनकर बस्सी ने सिर हिलाया। एलेक्स एक लकड़ी के मंच की छोटी सीढ़ियों पर चढ़ गया और बैरी के सामने खड़ा हो गया। महाराज, हर कोई आश्चर्य से चिल्लाने लगा जब उन्होंने अपने राजा को महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होते देखा। एलेक्स बैरी के सामने खड़ा हो गया और उदासीन भाव से बोला, मेरे लोगों को रिहा करो और पीछे हट जाओ। उसका लहजा अहंकारी लग रहा था जिससे बैरी पागल हो गया, लेकिन उसके बाद भी वह उस आदमी की बातों का जवाब नहीं दे सका और उसे लगा कि उसके सामने वाला युवक बहुत खतरनाक था, जिससे उसे ठेस भी पहुंची, जबकि उसकी धारणा ने उसे जितनी जल्दी हो सके पीछे हटने के लिए कहा, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। मानो सभी लोग एलेक्स की बातों से सम्मोहित हो गए हों। उन्होंने अपनी जंजीरें खोल दी और जो लोग लोगों को खींच कर ले जा रहे थे वे अचानक रुक गए। जिन लोगों को रिहा किया गया वे कांप उठे और भाग गए। एलेक्स उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चेहरे पर शांत भाव के साथ बस इधर उधर देखता रहा। एलेक्स की सरल नज़र एक मौत की घूरने की तरह महसूस हुई और वह जहां भी देखता, चाहे राजपूत या शूरवीर जो कमजोरों को धमका रहे थे, अचानक भयभीत हो गया और डर से कांप उठा।
यहाँ तक कि बैरी के पीछे खड़े 3 महाकाव्य रैंक भी डर से कांपने लगे और जैसे ही एलेक्स की नज़र उन पर पड़ी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन के पास एक तेज तलवार रखी गई हो। उनकी प्रतिक्रिया देखने के बाद एलेक्स ने संतुष्टि में सिर हिलाया और आखिरकार उसकी नज़र बैरी पर पड़ी, जिसे लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी तेज चाकू से छेद दिया गया हो। पिताजी, चलो बात करते हैं। बैरी ने साहस जुटाने की कोशिश करते हुए अपनी जीभ काटी और बोला, आप विधर्मियों के राजा। एलेक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। तो फादर बैरी, मुझे आपसे एक बात पूछनी चाहिए। क्या मैंने आपको मुझ पर विधर्मी कहकर आरोप लगाते हुए सुना है, जबकि मेरी पत्नी पवित्रात्मा है? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या मेरी पत्नी को चाकू लेकर मेरे पीछे नहीं भागना चाहिए था? एलेक्स की बातें सुनकर बैरी ने व्यंग्य किया और कहा, नेवान के राजा, आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपकी पत्नी एक संत हुआ करती थी, लेकिन अब उसे उस पद से हटा दिया गया है और उसका वर्तमान स्थान अज्ञात है। एलेक्स ने बैरी के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा रुका। अचानक हुई इस हरकत से बैरी चौंक गया। उसके पीछे के राजपूतों ने आगे बढ़ने की सोची, लेकिन बैरी ने उन्हें दूर रहने के लिए घूरा। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप तथ्यों को गलत नहीं समझ रहे हैं? जहां तक मुझे पता है वह मेरी पत्नी थी जिसने संत का पद छोड़ दिया था। और यदि आपको कोई संदेह है तो आप स्पष्टीकरण के लिए उस गाड़ी के पास जा सकते हैं। एलेक्स ने उस गाड़ी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। है जिस गाड़ी पर किनले का शाही प्रतीक चिन्ह था, उसे देखकर बैरी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है जो बाहर नहीं निकल रहा है। क्या वह दूत है? बैरी ने सावधान भाव से पूछा। हा, नहीं, एलेक्स हंसा। ये राजकुमारी एलिस है। वह मुझसे मिलने आई थी। आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया उससे वह वास्तव में खुश होगी, जो उसका बहुत कीमती भाई है। बैरी और उसके पीछे आने वाले एक अन्य पुजारी को ऐसा लगा जैसे उनके नीचे की जमीन ढह गई हो और एलेक्स की बातें सुनकर उन पर वज्रपात हो गया। कुछ लोगों ने ये सोचकर भी अविश्वास से गाड़ी की ओर देखा कि यह कोई मजाक हो सकता है या एलेक्स कोई चाल चल रहा है। लेकिन झंडों और गाड़ी की सुरक्षा करने वाली मजबूत कतार को देखकर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। हे, मुझे लगता है कि यह सब गलतफहमी हो सकती है। बैरी ने अपना लहजा बदलकर एक सौम्य और मिलनसार व्यक्ति कर लिया। आखिरकार राजकुमारी एलिस यहाँ मौजूद थी, उसे हद से ज्यादा बर्बाद किया जाएगा। चाहे चर्च का अधिकार कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह शाही परिवार के मूल्य को कम नहीं कर सकता। पिता बैरी ने हड्डियों को ठंडा करने की आवाज़ सुनी, जिससे उसके शरीर के सारे बाल डर के मारे खड़े हो गए। मुझे एक कारण बताओ, एलेक्स ने पूछा। पुनः कारण? एलेक्स की बातें सुनकर बैरी हकलाने लगा। यदि आप अभी भी मुझे विधर्मी मानते हैं तो मुझ पर प्रकाश के निर्णय का उपयोग करें, एलेक्स ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए कहा। एलेक्स की बात सुनकर सड़क पर मौजूद भीड़ और सैनिक चीख पड़े। उन्होंने सोचा कि राजा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में सजा ले रहा है। गाड़ी के अंदर एलेक्स की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। बड़े भाई, एलिस की आंखें ठंडी हो गईं। उस नीच पुजारी ने मेरे भाई को अपमानित करने और उस पर आरोप लगाने का साहस किया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। एलिस ने खुद को दिखाने और उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन रिया ने उसे रोक दिया। बड़ी बहन, तुम क्या कर रही हो? भाई मुसीबत में है, एलिस ने स्तब्ध भाव से पूछा। उसकी चिंता मत करो, बस अपने भाई पर भरोसा रखो, रिया बोली। रिया, ये समय गड़बड़ करने का नहीं है। हम चर्च के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास उनके सामने अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। एलेक्स द्वारा उनका खंडन करने से मामला और बिगड़ जाएगा, कैथरीन चिंतित भाव से बोली। कैथरीन, तुम माय लॉर्ड को अच्छी तरह से नहीं जानती। उसके पास पहले से ही अपनी बेगुनाही साबित करने का एक तरीका था, रिया बोली और थोड़ा खिलखिलाए। कैथरीन खंडन करना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टीना की आवाज़ से उसकी बात बीच में ही कट गई। ऐसा लगता है कि वह इसका बहुत आनंद ले रहा है। घूंघट के माध्यम से एलेक्स को देखते हुए क्रिस्टीना मुस्कुराए। जजमेंट ऑफ लाइट वह हमला था जिसका उपयोग केवल पुजारी द्वारा किया जा सकता था जो देवी रेबेका का अनुयायी था। यह उन लोगों को दिल दहला देने वाली पीड़ा पहुंचाता है जो भ्रष्ट हो चुके हैं या जब उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन इससे भी अधिक इसका एक और उपयोग था जो श्रेष्ठता को कमजोर करना है। यदि दो लोगों को एक दूसरे से लड़ना है और उन्हें प्रकाश के निर्णय का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, तो जिस व्यक्ति की आस्था और विश्वास अधिक है या जिस पर स्वयं देवी का आशीर्वाद है, उसे कम विश्वास वाले व्यक्ति द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। एक तरह से एलेक्स अनुयायी देवी रेबेका द्वारा किए गए किसी भी हमले के प्रति प्रतिरोधी है, क्योंकि हमले ज्यादातर किसी के मन से अधिक विश्वास पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह मामला केवल देवी रेबेका के लिए सच है, दूसरों के लिए नहीं। यदि आपने इस तर्क को युद्ध की देवी के अनुयायियों के सामने लागू किया है तो आप अपना सिर और शरीर उन्हें स्वतंत्र रूप से काटने और टुकड़े टुकड़े करने के लिए दे रहे हैं। महाराज, आप मजाक कर रहे हैं ना? बैरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन एलेक्स की अभिव्यक्ति में कोई खास बदलाव नहीं आया।
फादर बैरी, यदि आप जजमेंट ऑफ लाइट का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं तो मुझे इसका उपयोग करने की अनुमति दें। बैरी के हाथ कांपने लगे और उसने राजदन की पकड़ लगभग ढीली कर दी और एलेक्स की ओर देखा कि क्या ये झूठ है, लेकिन वह एलेक्स की अकाट्य निगाह को देख सकता था। महामहिम, आप प्रकाश के निर्णय का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल पुजारी ही इसका उपयोग कर सकते हैं? मेरे साथ आओ, मैं देवी के प्रति अपनी आस्था दिखाऊंगा। मुझ पर विधर्मी होने का आरोप तो नहीं लगाया। मैं प्रकाश के निर्णय का उपयोग करके अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करता? एलेक्स अपनी तलवार निकालते हुए चिल्लाया। एलेक्स के अचानक कदम से तीनों महाकाव्य चिंतित हो गए और उसके और पुजारी बैरी के बीच में आ गए। एक छोटी सी चमक ने उनके सिर को ढक लिया और उनका शरीर चमकने लगा और 4-5 मीटर के दायरे तक बढ़ गया। उनका तरीका प्रभावशाली था और उनकी ताकत आसमान छू रही थी और एक पल में महाकाव्य रैंक की उनकी ताकत पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उनकी आभा हवा में लहरें पैदा करती है और सभी को पीछे धकेल देती है। उन्हें लगा कि एलेक्स बैरी पर हमला करने जा रहा है और वे ठंडे स्वर में चिल्लाए, नेवान के राजा, कृपया बहुत दूर मत जाओ। चर्च के सामने हर कोई समान है, चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति। आप मेरे सामने अपनी पवित्रता की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? तुम अभी भी बच्चे हो, एलेक्स ठंडी खर्राटे के साथ बोला। एलेक्स को इस हद तक आशीर्वाद मिला कि देवी लगभग सूख गई थी। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी 5 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त था, और आस्था और विश्वास के बारे में भी। उन्हें स्वयं देवी ने शिक्षा दी थी और उन्हें अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया था, और यहाँ तक कि देवी रानी भी उन्हें अपने बच्चे की तरह मानती थीं। यदि उसका दायरा उसे प्रतिबंधित नहीं करता, तो पवित्र शक्ति के मामले में वह पोप से भी नहीं हार सकता। विश्वास की शक्ति के उपयोग के बिना भी वह युद्ध की देवी और शैतान के विरुद्ध जा सकता था। यदि वह केवल विश्वास की शक्ति का उपयोग कर सकता, तो क्या वह स्वयं भगवान नहीं बन जाता? और इस व्यक्ति ने उसे विधर्मी कहने और उसकी अनुपस्थिति में उसके निर्दोष नागरिकों को गिरफ्तार करके उन्हें नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं किया। इस आदमी से शैतान अवश्य नाराज हुआ होगा, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के कारण ही उसके साथ एक दुष्ट व्यक्ति जैसा व्यवहार किया गया था। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा और कदम दर कदम उन तीनों की ओर चल दिया। जैसे ही वह चलने लगा, एक अलौकिक घटना घटित हुई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एलेक्स के सिर पर एक सुनहरी अंगूठी दिखाई दी जो शानदार ढंग से चमकने लगी। अंगूठी ने एलेक्स के सिर को सुनहरे मुकुट में बदल दिया और एलेक्स का शरीर एक ऐसी चमक बिखेरने लगा जो पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए बाहर की ओर फैलने लगी। एक पल के लिए वह उस सूरज की तरह दिखे जिसने निराशा के अंधेरे में डूबे अनगिनत लोगों के जीवन को रोशन कर दिया। वह एक रात के बाद एक नए दिन के आगमन का संकेत देते हुए शानदार ढंग से टिमटिमा रहा था। पुजारी और पलाडिन ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए और एलेक्स से निकलने वाली पवित्र शक्ति को महसूस करते हुए उनके दिलों को सम्मान और श्रद्धा से भर दिया, जैसे कि वे किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति के सामने खड़े हों। अब जो कोई भी एलेक्स को देखता, उसे सिर झुकाकर उससे प्रार्थना करने की इच्छा होती। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि ईश्वर एलेक्स में साकार हुआ। एपिक रैंक के राजपूत सीधे तौर पर एलेक्स की ताकत से दब गए थे और वे अपने शरीर को हिलाने में भी सक्षम नहीं थे। एलेक्स मुस्कुराया और अपनी तलवार उठाए और सीधे आकाश की ओर इशारा करते हुए उस पर वार किया। प्रकाश का निर्णय। एलेक्स से प्रकाश की एक किरण निकली और प्रकाश का एक मोटा स्तंभ आकाश की ओर चला गया। पूरा आकाश हिलने लगा और एक पल के लिए चमकने लगा, और जैसे ही रोशनी बिखरी, सभी ने ऊपर देखा। आसमान में जो बादल मंडरा रहा था, उस पर एक बड़ा छेद था और उसमें से सूरज की किरणें एलेक्स के शरीर पर गिरीं और उसे नहलाया। सुनहरी धूप। अपनी ताकत दिखाने के बाद एलेक्स ने अपनी तलवार उठाई और बैरी और उनके सामने खड़े उनके महाकाव्य रैंकों पर इशारा किया। अब मुझे बताओ फादर बैरी, अगर मैं इस बारे में चर्च से शिकायत करूं और आप पर आरोप लगाऊं कि आप झूठे सबूत गढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? बैरी डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि अगर एलेक्स ने उसके बारे में शिकायत की तो वह खतरे में पड़ जाएगा और एलेक्स की पवित्र शक्ति को देखते हुए चर्च निश्चित रूप से उसे प्राथमिकता देगा। बैरी चिल्लाया, महामहिम कृपया मुझे क्षमा करें। आप गलत आदमी से माफ़ी मांग रहे हैं पापा। उनसे माफ़ी मांगें, एलेक्स ने बोला और उन लोगों के समूह की ओर इशारा किया जो पहले बैरी से डरे हुए थे। या तो तुम माफ़ी मांगो या मुझसे सज़ा पाओ। चुनाव तुम्हारा है। एलेक्स ने अपना कंधा उचकाया। बैरी ने दांत पीसकर और सिर झुकाकर सभी से सॉरी मांगा। चलो चलें, बैरी चिल्लाया। आज सचमुच उसका मूड बहुत खराब था। वह पद छोड़ने ही वाला था, लेकिन एलेक्स ने उसे रोक दिया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी? एलेक्स का एक वाक्य बैरी को उसके स्थान पर स्थिर करने के लिए केवल एक वाक्य की आवश्यकता थी। हालांकि बैरी पलक झपकते ही 1000 से अधिक घातक चालों और जालों के बारे में सोच सकता था, इस समय वह किसी के बारे में भी सोचने में सक्षम नहीं था। इस आदमी की शक्ल से उसकी सारी योजनाएं नष्ट हो गई थीं, और जिस पवित्र शक्ति से उसने ये साबित कर दिया था कि उस पर देवी का आशीर्वाद है और चाल खेलकर उसे नीचे लाने की कोशिश करना देवी के खिलाफ युद्ध छेड़ने के समान है। ये ईशनिंदा नहीं तो क्या है?
आपने मेरे नागरिकों को जो मानसिक क्षति पहुंचाई है उसके लिए 100,000 सोने के सिक्के मुआवजा दें। इस वक्त वह गहरे सदमे में थे, इतना गहरा कि वह एलेक्स द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोच भी नहीं सका और न ही उन पर अमल कर सका। उससे कुछ दूर उसकी पीठ पर एक जानलेवा सनसनाहट होने लगी। वह नेवान का पुजारी था। नेवान को गंदगी की ओर जाते देखकर वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने राजधानी के लिए प्रस्थान करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने नेवान के उत्थान के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह शीघ्रता से कार्य करेगा तो वह अपनी शक्ति पर कब्जा कर सकता है, और उसी समय उसे एक गुमनाम पत्र और 1,00,000 सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिला जिसमें उसे ये सब करने के लिए कहा गया था। और यदि प्रचार सफल रहा और वह एलेक्स के खिलाफ नागरिकों का नेतृत्व कर सकता है तो उसे अपनी स्थिति मजबूत करके पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि वह इसे नज़रअंदाज करना चाहता था और पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि उसे पहले ही पैसा मिल चुका था और इसके अलावा वह धर्म में लोगों का विश्वास गहरा कर सकता था। राजा के पतन के साथ उसकी शक्ति और अधिकार निश्चित रूप से बढ़ेंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई महान उपहार न होने के कारण वह सत्ता पर कब्जा करना सुनिश्चित करेगा, और उसने नेवान में 3 महाकाव्य रैंकों को खींचने की भी तैयारी की। लेकिन फिलहाल एलेक्स की बातें सुनकर वह घबरा गया, क्योंकि उसने जितनी रकम मांगी थी वह उतनी ही थी जितनी उसे एक गुमनाम व्यक्ति से मिली थी, और इससे उसे एक निराशाजनक एहसास हुआ कि एलेक्स को इसके बारे में पता था या नहीं। हालांकि किंग एलेक्स के पास उस तरह की बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी एलिस ने उसकी मदद की तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह सीधे आग के खिलाफ खेल रहा था। उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। क्या हुआ? रकम सुनकर बहरे हो गए क्या? महाराज, 100,000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है। ये छोटा सा बैकवाटर पुजारी इतनी फिरौती कैसे दे सकता है? हो सकता है कि मैं अपने पूरे जीवन काल में इतना पैसा न कमा पाऊं। बैरी ने याचना भरे भाव से पूछा। मैंने आपसे अकेले भुगतान करने के लिए कब कहा? गार्ड और शूरवीरों के साथ साथ सभी सफ़ेद कपड़े पहनने वालों पर नज़र डालते हुए एलेक्स ने पूछा। मैं आप सभी से क्षतिपूर्ति करने के लिए कह रहा हूँ। चूंकि आप सभी ने मेरे निर्दोष नागरिकों की संपार्श्विक क्षति में सक्रिय रूप से भाग लिया, इसलिए आप सभी राशि जुटाने में भी भाग लेंगे। महामहिम, कृपया हमें क्षमा करें। नौसिखिया पुजारी रोया और घुटने टेक कर चर्च के सरदारों और शूरवीरों के साथ भीख मांगने लगा। लेकिन एलेक्स स्थिर और उनकी दलीलों के प्रति उदासीन खड़ा रहा और बोला, आपके पास अपने अधीन 3 महाकाव्य रैंक के राजपूतों को एकजुट करने और एक ऐसी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं जिसे एक छोटे साम्राज्य के लिए भी संभालना मुश्किल है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो या तुम मुझे नर्म चावल समझते हो? जरा मेरे लोगों को देखो जो तुम्हारे आदमियों से डर गए हैं। देखिए, उस आदमी ने डर के कारण चलने की क्षमता खो दी, उस बच्चे ने रोने के कारण अपनी चेतना खो दी, उस आदमी ने भीड़ के कारण अपने सारे पैसे खो दिए। एलेक्स बेशर्मी से बोलने लगा और चिल्लाया, उन्हें मुआवजा कौन देगा? मुझे बताओ नेवान के नागरिक, क्या मैं सही हूँ? हाँ, मुआवजा दिया। जब भीड़ ने एलेक्स को उनसे बदला लेते देखा तो चीखें निकलने लगीं। लेकिन तुम्हारा नहीं। एलेक्स की तेज चीख गूंज उठी, जिससे पूरी जगह शांत हो गई और हर किसी को ठंड लग गई क्योंकि उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी। मुझे 1 महीने के भीतर 100,000 चाहिए, या तो वह या मैं हेड जज से जवाब पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दौरा करूंगा। एलेक्स ने कठोर स्वर में धमकी दी। एलेक्स की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखते ही बैरी की आंखें सिकुड़ गईं। उसके सामने का युवक एक किले की तरह अभेद्य लग रहा था जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। पिछले प्रदर्शन को याद करते हुए यदि एलेक्स चर्च का दौरा करता तो वह अपने पद से अधिक खो देता और एलेक्स को पोप द्वारा एक उच्च पद पर भी नियुक्त किया जा सकता था। एलेक्स द्वारा जारी पवित्र आभा के कारण बैरी एक बात के बारे में निश्चित था, इस आदमी को किसी भी तरह से उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है महामहिम, हम आपको मुआवजा देंगे, बैरी ने कहा और अपना सिर झुका लिया। बैरी ने अपने गुर्गे के साथ जाने से पहले बुदबुदाते हुए कहा, एक बार फिर मैं आपसे अपने अड़ियल व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सब कुछ ठीक होता देख एलेक्स ने राहत की सांस ली, और इतना ही नहीं, वह उस व्यक्ति को ब्लैकमेल कर फिरौती वसूलने में भी कामयाब रहा। लेकिन ये सब लोगों के लिए था, इसमें कोई लालच नहीं था। जब उन्होंने मंच पर प्रवेश किया तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या कोई उन्हें युद्ध में काला जादू करते हुए देख पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती थीं। यह मामला उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाते हुए पीछे मुड़ते हुए देखा कि उसके लोग आंसू भरी आंखों से उसका नाम चिल्ला रहे थे। एलेक्स मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और अपनी पत्नियों का परिचय देते हुए लोगों से सामान्य बातचीत करते हुए भीड़ में चला गया। उन सभी ने उसकी पत्नियों को देखकर सम्मान में अपना सिर झुका लिया, लेकिन क्रिस्टीना के घावों को देखकर भौहें चढ़ गईं, जो घूंघट पहनने पर भी छिपे नहीं थे। जब एलेक्स ने बताया कि क्रिस्टीना ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी तो वे सभी रो पड़े और क्रिस्टीना को धन्यवाद देने के लिए उसके सामने घुटने टेक दिए।
दृश्य ऐसा लग रहा था मानो क्रिस्टीना नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को चोट लगी हो और क्रिस्टीना ने उनके परिवार के सदस्यों की जान बचाई हो। अंत में उन्होंने एलिस का परिचय कराया, लेकिन पिछली उत्तेजना के विपरीत पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। एलिस के सिर को थपथपाते हुए एलेक्स ने आह भरी, उनकी स्वीकृति पाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी एलिस। अपने गर्म और रोएदार महल में लौटने के बाद एलेक्स को पुरानी यादों का एहसास हुआ, और अपने कार्यालय में प्रवेश करने के बाद पहली चीज जो उन्होंने देखी वह कागजी कार्यों का ढेर था जो लंबित पड़ा हुआ था। कागजी काम करते समय कुर्सी पर बैठना थका देने वाला था, लेकिन एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे हाथ में रिया के साथ ये कभी भी उबाऊ नहीं था। लेकिन एलेक्स अपनी सीट से विस्थापित हो गया था और उसकी जगह क्रिस्टीना ने ले ली थी। वह वास्तविक मालिक की बजाय उसका सहायक अधिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एलिस और क्रिस्टीना का मेल हो रहा है। एलेक्स जो कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, अपनी आंखों को सुंदरता का आनंद लेने का मौका देते हुए आराम करना चाहता था, लेकिन उसकी कल्पना लंबे समय तक नहीं टिकी। पवित्र चर्च से महामहिम पुजारी बैरी यहाँ हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इस समय एक गार्ड महल में आता है और रिपोर्ट करता है। कमरे में मौजूद सभी लोग जो काम कर रहे थे अचानक रुक गए और सभी की नज़रें एलेक्स पर पड़ीं। एलेक्स ने कैथरीन की ओर देखा और एक संक्षिप्त सिर हिलाने के बाद कार्यकारी हॉल में चला गया और पुजारी बैरी और एक महाकाव्य रैंक नाइट को देखा जो सम्मानपूर्वक गेट पर इंतजार कर रहे थे। कुछ साफ सुथरे कपड़े पहने नौसिखिए पुजारी उनके पीछे थे और बड़ी बड़ी संदूकियां पकड़े हुए थे। एलेक्स को आते देख उन दोनों ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और एलेक्स की ओर चल पड़े। महामहिम बैरी और चर्च के सभी सदस्य महामहिम का स्वागत करने और क्षमा मांगने आए। एलेक्स ने सिर हिलाया और मंच पर चला गया और उदासीन भाव से उन्हें देखते हुए ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। एलेक्स ने ठंडे स्वर में पूछा, मुझे आपकी कितनी खुशी हुई। एलेक्स का सवाल सुनकर वे काफ़ी शर्मिंदा हुए, लेकिन बैरी ने कोई अप्रिय अभिव्यक्ति नहीं दिखाई और आगे बढ़कर एक छोटा सा प्रणाम किया। हम सभी अपने व्यवहार से शर्मिंदा हैं। महामहिम एक दिव्य प्राणी है जिन्होंने हमें आकाश की विशालता दिखाई है, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित करने और चर्च को ठीक करने के बाद हम तुरंत आपसे मिलने आए। इतना कहने के बाद उसने नौसिखिए पुजारी को संकेत दिया कि वे अपने साथ ले जा रहे 5 बड़े संदूकों को खोलें। संदूक खुलते ही संदूक से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। एलेक्स, जिसने उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी, खुशी से अंदर ही अंदर चिल्लाया और उसकी आंखों में पैसे का चिन्ह चमक उठा। सभी संदूक सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। महामहिम ने हमसे जो लाने को कहा था हम वही लाए हैं। बैरी ने फिर संकेत किया और पुजारी ने संदूक फर्श पर रख दिया। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा और एक पल के लिए आश्चर्यचकित होकर एक आदमी से यह जांचने के लिए कहा कि सोने के सिक्के असली हैं या नकली। एलेक्स ने अपने पिछले जीवन में घोटालों का अच्छा हिस्सा देखा था। जो कोई भी काल्पनिक कहानी जानता है उसने वह दृश्य पढ़ा या देखा होगा जहां ऊपर सोने से भरा एक बक्सा था लेकिन अंदर सब कुछ नकली था। गार्डों ने सोने से लदा संदूक एक तरफ रख दिया और सामान की जांच करने लगे। एलेक्स ने एक पल के लिए बैरी को घूर कर देखा जिससे उसे खतरा महसूस हुआ, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटने से पहले उसे देख रहा हो। बैरी को 2 खंजर जैसी आंखें महसूस हुईं जो उसे घूर रही थीं। पुजारी बैरी, चलो एक सौदा करते हैं। बैरी अचानक चकित रह गया। यह महामहिम इस गरीब नौकर से क्या चाहता है? एलेक्स ने टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान दी जिससे एक थका हुआ एहसास हुआ। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है पुजारी बैरी, चलो एक सौदा करते हैं। बैरी को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो क्योंकि वे व्यापारी नहीं पुजारी थे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे सैनिकों के सभी उपकरणों को आशीर्वाद दें, एलेक्स ने बैरी की प्रतिक्रिया देखते हुए कहा। बैरी का चेहरा विकृत हो गया लेकिन उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। महामहिम वह है, आपको इसे मुफ्त में करने की ज़रूरत नहीं है, एलेक्स ने कहा और बैरी की चुप्पी देखकर उसे पता चल गया कि बैरी किसी तरह इसके बारे में सोच रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ऐसा करना चाहता है या नहीं, अंत में उसे वही करना होगा जो उसे आदेश दिया जाएगा। आप 10,000 सोने के सिक्के ले सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मैना क्रिस्टल खरीदने में मेरी मदद करें। हमें मैना क्रिस्टल की सख्त ज़रूरत है, चूंकि हमें इसकी आपूर्ति करने वाला कोई बड़ा व्यापारी नहीं है। मुझे यकीन है कि चर्च क्रिस्टल खरीदता है और यह जानते हुए कि आप यहाँ एपिक रैंक कैसे चुराते हैं, आप कुछ मैना क्रिस्टल भी चुरा सकते हैं, है ना? एलेक्स मुस्कुराया। उसका गोल्डन मर्चेंट हंस जेनिथ में अपनी नींव स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और जब तक ये स्थापित नहीं हो गया था तब तक एलेक्स उस व्यापारी समूह से आपूर्ति प्राप्त नहीं करना चाहता था जो छिप रहा था और अपना मार्ग बदल रहा था। भले ही वे मैना क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम थे लेकिन मात्रा और गुणवत्ता कम थी। लेकिन बैरी की मदद से उसे यकीन था कि वह बेहतर गुणवत्ता वाले मैना क्रिस्टल खरीद सकता है और वह भी भारी मात्रा में। यदि आप वैसा करेंगे जैसा मैं कहता हूं तो मैं हमारे नाम प्रीस्ट बैरी पर कुछ अच्छे शब्द जोड़ूंगा। तो आपकी क्या राय है पुजारी बैरी? एलेक्स ने पूछा। सौदे से दोनों पक्षों को लाभ होगा,
एलेक्स की बातों पर आश्चर्य करते हुए बैरी फायदे और नुकसान पर विचार करते हुए गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि वह इस स्थिति से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और वास्तव में उसके पास शुरुआत करने के लिए वह विकल्प ही नहीं था। या तो इसे बड़ा करो या गिरा दो। बैरी ने फर्श पर घुटने टेकते हुए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा, मैं वही करूंगा जो महामहिम ने मुझसे करने को कहा है और अपना काम ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, बैरी ने अपने साथियों के साथ प्रस्थान करने से पहले एक संक्षिप्त सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा था और न ही उसका मकसद क्या था, लेकिन अगर आपको कभी भी विश्वासघात या मेरी पीठ में छुरा घोंपने का ख्याल आए तो आपको मेरी लड़ाई के बारे में चच से पूछना चाहिए। उन्होंने निश्चित रूप से युद्ध के मैदान में मेरे वध को रिकॉर्ड किया होगा। वहाँ कई ताकतें भी थीं जो मुझे देख रही थीं। पीछे से एलेक्स की कर्कश आवाज़ आई। बैरी ने अपनी लार निगल ली और एलेक्स की ओर देखा जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने अधिक कुछ नहीं कहा और हल्का सा प्रणाम करके चला गया। उपद्रव को गायब होते देख एलेक्स हंसा। ये कैसा ईश्वरीय अवसर है। तुम सचमुच दुष्ट हो। पैसे भेजने का कौन सा तरीका है। समय तेजी से भागा। एलेक्स के आगमन के साथ सामान्य रूप से शांत नेवान धीरे धीरे जीवंत हो गया है। अपने राजा को देखकर बेजान नागरिक पूरी तरह से तरोताजा हो गए थे। 10 दिनों से भी कम समय में राजा एलेक्स किनले सम्राट के सम्मान को स्वीकार कर लेंगे और आधिकारिक तौर पर नेवान के 11वें राजा बनने के लिए सिंहासन पर कब्जा कर लेंगे। पिछले 3 हफ्तों में नेवान को बहुत सारे बदलावों से गुजरना पड़ा और उस प्रक्रिया में एलेक्स अविश्वसनीय रूप से नेवान के नागरिकों के दिलों में एक उपहासित व्यक्ति से एक सच्चे राजा के रूप में उभरा। चौड़ी सड़कों के किनारे स्वच्छता के लिए नालियों का व्यापक जाल बिछाया गया था। पुरानी इमारतों का नवीनीकरण किया गया था। शहर के फाटकों पर एक विशेष स्टैंड बनाया गया था जहां घोड़े, गाड़ियां और गाड़ियां रखी जाती थीं। शहर के नियमों और कानूनों को विनियमित करने के लिए विशेष अधिकारियों का चयन किया गया और उन्हें विशेष मुख्यालय प्रदान किया गया। भर्ती किए गए अधिकांश सैनिकों को पहले महल में प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन अब उनके पास प्रशिक्षण के लिए एक अलग इमारत है और एक विशेष सैन्य अकादमी भी बनाई गई है जहां 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। स्कूल और प्री स्कूल कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र में जनशक्ति और कर्मियों की कमी थी। कैथरीन ने एलेक्स के लिए कुछ ढिलाई बरतते हुए प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एलेक्स अपना समय बर्बाद कर रहा था। दिन के समय वह एक दस्ता बनाता था और राक्षसों का शिकार करने के लिए शहर से बाहर निकलता था और अपने दस्ते के साथ खुद को प्रशिक्षित करता था। हालांकि एमिडॉन में कोई कीमियागर नहीं थे, फिर भी कुछ विकास औषधियां थीं जो विकास को गति दे सकती थीं। एलेक्स ने इसे पतला किया और इसे चुने हुए लोगों के बीच वितरित किया और उन्हें एलेक्स की प्रशिक्षण दिनचर्या के तहत ग्राइंडस्टोन की तरह पीस दिया गया। उनके अधीन प्रत्येक तलवारबाज को प्रशिक्षण के बाद अपनी तलवार को 5000 बार घुमाना पड़ता था, जबकि तीरंदाजों को 100 गतिशील लक्ष्यों पर वार करना होता था। टैंकरों के लिए यह बहुत बुरा था, जो बिल्कुल पंचिंग बैग की तरह थे, जहां कोई भी आ सकता था और उन पर अपनी हताशा डाल सकता था और उन्हें पीटने के लिए चारों ओर धकेल सकता था। कुल मिलाकर हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रगति कर रहा था। महल में भारी भीड़ जमा हो गई और सभी की निगाहें रिंग के बीच में खड़े 2 व्यक्तियों पर टिक गईं। एक ओर यह एलेक्स था जो कुछ छोटे मोटे काम कर रहा था, जबकि दूसरी ओर ये जिन पौराणिक रैंक शूरवीर था जिसे राजकुमारी एलिस की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। एलिस, रिया, कैथरीन और क्रिस्टीना ने गंभीर भावों के साथ इस दृश्य को देखा, जैसे कि जो कोई भी इस स्थिति को देखेगा वह एलेक्स का मजाक उड़ाएगा और उस पर हंसेगा। 2 दिन पहले एलेक्स महान रैंक शूरवीर टिम से लड़ने का अनुरोध लेकर आया था और उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और उन सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह पागल हो गया है। लेकिन एलेक्स को लड़ने की मंजूरी मिल गई क्योंकि उसने कहा कि वे दोनों अपने मन को सील कर देंगे और अकेले ही तलवारबाजी से मुकाबला करेंगे। एलेक्स के लिए कुछ अलग करने का यह एक दुर्लभ अवसर था। हाल ही में वह कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे और इसे लेकर काफ़ी सोच विचार में थे। एलेक्स की मुख्य तलवारबाजी आयरन हैवी तलवारबाजी और डेविल स्टांस थी, जिसने सहायक भूमिका के रूप में अन्य छोटी चालों के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उनकी तलवारबाजी अभी भी विकास के चरण में थी और अब भी इसमें केवल एक ही चाल शामिल है जिसे स्टारलाइट स्लैश के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें एक चाल शामिल है, वही एक चाल सब कुछ काटने में सक्षम थी। आखिरकार यह वही चाल थी जिसने युद्ध की देवी होली एक्सकेलिबर को कुचल दिया और उसे हरा दिया। हालांकि उसने ये सोचकर परिणामों पर विश्वास नहीं किया कि उसने धोखा दिया और रानी देवी ने उनकी सहायता की। लेकिन वह अब अपनी तलवारबाजी का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने इस प्रकार के शरीर के साथ स्टारलाइट स्लैश का उपयोग किया तो सबसे खराब स्थिति में उसका शरीर दबाव को संभालने में असमर्थ हो जाएगा, या सबसे अच्छे मामले में वह अपने हाथ खो देगा। अब जब युद्ध की देवी द्वारा सिखाई गई अन्य खेल कौशल की बात आती है तो ये भी फिलहाल बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई योद्धा हो सकता है जो इन्हें पहचान सके, हालांकि ये बहुत दुर्लभ हैं।
एक्सकैलिबर को छोड़कर अधिकांश युद्ध देवी की तलवारबाजी की नकल की गई है। हालांकि वे मूल संस्करण जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी कोई भी महान योद्धा नहीं होना चाहिए जो इस हद तक मृत हो कि वह उन चालों की पहचान नहीं कर सके जो उसने की थीं। इसका कुछ सार। और चूंकि एलेक्स अपने जीवन के 19 वर्षों तक मूर्ख था, वह उन चालों को कैसे जान सकता है जिन्हें सीखने में अनगिनत वर्ष लग जाते हैं, महारत हासिल करना तो दूर की बात है। वह ये कहकर चर्च को खारिज कर सकता है कि देवी रेबेका ने उसे सपने में पवित्र शक्ति का आशीर्वाद दिया था, लेकिन ये बेतुका नहीं होगा अगर कोई दावा करता है कि युद्ध की देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और अगले दिन उसे इन सब के बारे में पता चला। तो अभी के लिए उसे खुद का परीक्षण करना था और देखना था कि सबसे बुनियादी तलवार तकनीक का उपयोग करते समय वह कितना प्रभावी था, या क्या उसे इस महान शूरवीर से मान्यता मिल सकती है। और कौन जानता है कि शायद वह अपनी तलवार तकनीक सीख सकता है। वह अपनी तलवार की चाल की नकल भी कर सकता है और उन्हें अपने तलवार नृत्य में शामिल करने का प्रयास कर सकता है। एलेक्स ने अपनी तलवार थपथपाई और इशारा किया जब टिम ने उसके प्रति अपने सम्मान को दर्शाने के लिए एक संक्षिप्त सिर हिलाया। टिम ने शिष्टाचार का जवाब दिया और एलेक्स को पहले जाने के लिए कहा, जिससे उसे जूनियर के रूप में पहले हमला करने का मौका मिला। नेवान और किनले दोनों के सैनिक अपने अपने पसंदीदा के लिए चिल्लाते हैं। उन्हें देखते ही क्रिस्टीना की आंखें चमक उठीं और उसका हृदय लड़ने के तीव्र जुनून से जलने लगा। क्रिस्टीना, जो सोच में डूबी हुई थी, अचानक एक नल की आवाज़ महसूस हुई और कैथरीन की चिंतित अभिव्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी। वह अपने कानों के पास पहुंची और फुसफुसाई, क्रिस्टीना, क्या एलेक्स के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा? क्या वह एक महान रैंक शूरवीर नहीं है? एलेक्स आसानी से हार जाएगा और इससे सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप माय लॉर्ड की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? रिया ने मुस्कुराहट के साथ बुदबुदाया, लेकिन कैथरीन की नज़र पाकर एक तरफ देखने लगी। कैथरीन, ये ठीक हो जाएगा। वे पूरी तरह से तलवार की चाल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी शक्तियों पर मुहर लगा दी है। इसलिए इस मैच में रैंक कोई मायने नहीं रखेगी, क्रिस्टीना ने कैथरीन को आश्वासन दिया। एलिस ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, फिर भी मेरे भाई के लिए यह मुश्किल होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा जीनियस क्यों न हो, लेकिन मैं अब भी उस पर विश्वास करती हूँ। ये कभी भी जीतने या हारने के बारे में नहीं था। एलेक्स केवल अपनी सीमा और अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण कर रहा है। चूंकि यहाँ एक विशेषज्ञ है, तो क्या उससे मार्गदर्शन न लेना बर्बादी नहीं होगी? क्रिस्टीना ने समझाया। क्रिस्टीना का स्पष्टीकरण सुनकर सभी ने सिर हिलाया। एलिस के आदेश के कारण किनले के कर्मी नेवान के सैनिकों को उनके प्रशिक्षण में मदद कर रहे थे, जिन्हें इससे बहुत लाभ हुआ है। न केवल वे बेहतर बने, बल्कि इसने उन्हें दुनिया की ताकत के प्रति अपनी आंखें खोलने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने में भी सक्षम बनाया। अन्यथा वे एमेडॉन को जीतने के बाद कुएं की तली में बैठे अपने बारे में ऊंचा सोचने वाले में ढक होंगे। जैसे ही एलेक्स और टिम ने अपनी तलवार उठाई, आसपास गूंजने वाली चीखें और चीखें धीमी हो गईं। जैसे जैसे उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर केंद्रित होता गया, उनका परिवेश धुंधला होता गया और धीरे धीरे अंधेरा होता गया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी ऐसी दुनिया में आ गए हों जहां उनमें से केवल दो ही मौजूद थे। टिम ने एलेक्स को घूर कर देखा और उसे लगा जैसे वह एक रोमांचक लड़ाई लड़ेगा। उसे यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसकी आंखों से पता चल रहा था। यह एक सामान्य मतिभ्रम था जब दो तलवार चलाने वाले एक दूसरे पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हुए द्वंद्व युद्ध करते थे। वह एलेक्स से निकलने वाली तलवार मास्टर की आभा को महसूस कर सकता था, जिसने उसे चौंका दिया। जब एलेक्स ने उनसे मैच के लिए कहा, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक शिक्षण सत्र के रूप में देखा, जहां उन्होंने जूनियर को अपनी कमजोरी का एहसास कराया और अपनी ताकत को उजागर किया। लेकिन इस समय उन्हें लग रहा था कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, जिसने एक मजबूत लड़ाई लड़ी, जिससे उसे जीर्ण शीर्ण होने का आभास हुआ। टिम एलेक्स की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया और सोच रहा था कि अगर यह बच्चा अभी भी शाही महल में होता तो कितना बड़ा हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसका उत्तर कभी नहीं जान पाएगा। टिम ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, किंग एलेक्स, अब से मैं तुम्हें एक समान प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानूंगा, इसलिए सावधान रहें। आइए शुरू करें, एलेक्स बुदबुदाया। ससा। उन्होंने एक साथ अपनी नसों को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली, तभी एक तेज क्लिक की आवाज़ पूरे स्थान पर फैल गई। ये बताना मुश्किल था कि पहले टकराव में किसने पहले वार किया और किसका फायदा हुआ। बस तलवार की एक साधारण टक्कर और ब्लेड के प्रभाव से छोटी छोटी चकाचौंध करने वाली चिंगारियां फूट जाती हैं। एलेक्स को लगा कि ताकत के मामले में वह थोड़ा नुकसान में है, क्योंकि भले ही उन्होंने अपना मन सील कर दिया हो, टिम अभी भी शारीरिक रूप से उससे अधिक मजबूत था और उसके पास एक मजबूत काया होनी चाहिए। ये केवल इसलिए था क्योंकि मैना को जागृत करने में असमर्थ होने के कारण एलेक्स ने ज़्यादातर समय अपने शारीरिक विकास और ताकत पर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे वह टिम को संभालने में सक्षम था। उसके शीर्ष पर उसका मन हृदय धीरे धीरे उसके शरीर में सुधार करता है। टिम, जिसने कुछ देखा, ने पहले एलेक्स की शारीरिक फिटनेस का परीक्षण करने की कोशिश की और उसने अपनी तलवार पहले से भी अधिक तीव्रता से घुमाई।
एलेक्स ने हमला करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा समान रूप से अपनी भुजाओं में लगा दी और खुद को आगे बढ़ाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को सहारा देने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। ब्लेडों के एक दूसरे से टकराने और हवा के कटने के कारण धातु के घर्षण की तीव्र चीख पुकार के साथ साथ छोटे छोटे विस्फोटों जैसी आवाज आ रही थी जो चारों तरफ गूंज रही थी। डांग डांग डांग, क्लैंक क्लैंक क्लैंक। प्रभाव के कारण हवा में लहरें पैदा करने वाली छोटी छोटी शॉकवेव्स पैदा हुईं और पसीना और रेत उस जगह पर बिखर गई और चारों ओर फैल गई क्योंकि वे दोनों तलवारों के साथ एक दूसरे के साथ मिल गए। इस समय पहले के विपरीत जोर से जय जयकार हो रही थी और युद्ध देख रही भीड़ सदमे से शांत हो गई। उनके सामने लड़ रहे दोनों तलवारबाजों की तरह लग रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं, कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी लड़ाई का क्षण चूक जाएं। ट्रांसेंडेंट रैंक के शूरवीरों और अनुभवी सैनिकों ने आश्चर्य भरी आंखों से इस दृश्य को देखा। उन्हें असामान्यता पर ध्यान देने में कुछ समय लगा लेकिन जैसे जैसे मैच लंबा होता गया उन्हें एलेक्स की चालें दिखाई देने लगी जो काफ़ी सरल थीं। टिम के विपरीत, जो किनले में उन्हें सिखाई गई तलवारबाजी का उपयोग कर रहा था, एलेक्स बुनियादी तलवार चाल के साथ चालों का मुकाबला कर रहा था। क्षैतिज स्लैश, ऊर्ध्वाधर स्लैश, स्लाइस, थरस्ट, स्टैब, ब्लॉक और पैरी। एलेक्स की तलवारबाजी में बुनियादी चालों को छोड़कर कोई विविधता नहीं थी, लेकिन चालों का उपयोग करने में दक्षता ने उसे एक अनुभवी सैनिक की तरह बना दिया जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था। वह हमलों को रोकता है या जो वह कर सकता है उसे रोक देता है और खुलने की चूक का इंतजार करता है। वह टकराव के कारण विकसित गति का उपयोग करके चाकू से पलटवार करता है या शरीर को घुमाता है या घुमाता है। चालों का उपयोग करने और बेहोश करने में उनकी चतुराई ने किसी के लिए अगले की भविष्यवाणी करना कठिन बना दिया। जैसे ही उन दोनों की तलवारें टकराईं, एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी बाहें दर्द करने लगीं। एलेक्स ने खुद को संभालने के लिए अपने दांत पीस लिए और अपने होंठ भी काटे। हालांकि वह अपने युद्ध के अनुभव का उपयोग करके ताकत के पहलू का प्रबंधन कर सकता है, फिर भी उसकी सहनशक्ति टिम की तुलना में बहुत बड़े अंतर से कम थी। आखिरकार, भले ही एलेक्स मानसिक रूप से थका हुआ नहीं था, उसके मास्टर रैंक शरीर में अभी भी एक सीमा थी। भले ही उसकी सहनशक्ति एपिक रैंक के बराबर थी, लेकिन एक महान रैंक उसकी खुद की लीग थी क्योंकि यह वह रैंक थी जहां कोई व्यक्ति अपनी सीमा को पार कर जाता है, नश्वर और बंधनों को तोड़ देता है। ये काफ़ी मात्रात्मक छलांग थी और कई लोग इस बिंदु पर आगे बढ़ने से भी चूक गए और उत्कृष्ट रैंक पर फंस गए। एक प्रसिद्ध रैंक और ट्रांसेंड रैंक के बीच का अंतर सामान्य परिस्थितियों में एक स्क्वायर रैंक और मास्टर रैंक के बीच के अंतर के समान था। जब तक कोई एलेक्स या उसकी पत्नियों जैसा राक्षस न हो जिसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त न हो, तब तक रैंकों को पार करके लड़ना वास्तव में कठिन था। एलेक्स की नाक से खून बहने लगा लेकिन वह हमले को रोकने में इतना व्यस्त था कि उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। टिम ने एलेक्स के दृढ़ संकल्प और उन भावनाओं को महसूस किया जो उसने अपनी तलवार के माध्यम से व्यक्त की थीं। टिम महसूस कर सकता था कि एलेक्स ने अपने कौशल को निखारने के लिए कितनी मेहनत और प्रयास किया था। उसके पहले का लड़का एक मूर्ख के रूप में पैदा हुआ था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और जब वह बड़ा हुआ तो उसे दयनीय रूप से घर से बाहर निकाल दिया गया। मोटे होने या ठीक से चलने में असमर्थ होने और दुनिया भर में उपहास का सामना करने से लेकर वर्तमान घोड़े की तरह फिट होने तक। और उसकी शक्ति और उसका राज्य बहुत बढ़ रहा था। औसत से कम शारीरिक विशेषताओं के साथ पैदा हुए इस लड़के ने प्रशिक्षण में कितनी मेहनत की और कितनी बार उसे ऐसी दीवार का सामना करना पड़ा जिसे वह पार नहीं कर सका, कितनी बार उसे उचित स्थान न मिलने पर निराशा महसूस हुई आगे बढ़ने की दिशा, जब तक कि वह दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपना रास्ता नहीं खोज लेता। जिन लोगों ने मृत्यु तक प्रशिक्षण लिया और नरक से गुजरे वे कठोर प्रशिक्षण के मूल्य को अच्छी तरह से जानते थे और केवल दूसरों द्वारा किए गए प्रयास की मात्रा को ही जान सकते हैं। लेजेंडरी रैंक की राह पर भी वह कई बार निराश हुए, रास्ते में अपनी दिशा खो दी और इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने थकावट तक प्रशिक्षण लिया, लेकिन कठोर जीवन जीने के बावजूद उनके पास साथी थे और उन्हें अपने वरिष्ठों से ईमानदार मार्गदर्शन मिला। लेकिन लड़के का मार्गदर्शन करने वाला और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपनी पत्नियों के अलावा उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और तनाव को दूर कर सके। और कोई यह भी नहीं जानता कि वह अपनी पत्नियों के कितने करीब था, जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे ही टिम ने महसूस किया कि प्रत्येक प्रहार में उसके मन में भावनाएं व्यक्त हो रही थीं, उसे अचानक कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। ब्लेड के हर वार से उसके पूरे शरीर में कंपन फैल जाता था। इंतजार। टिम, जो अपने ब्लेड को घुमाते समय क्षण भर के लिए सोच में खो गया था, एक क्षण के लिए अवचेतन रूप से भौहें चढ़ा बैठा। क्लैंक। एलेक्स ने अपने फॉरवर्ड स्लैश को रोक दिया और तलवार पथ की दिशा बदल दी और आधा जोर लगाया, जिस पर टिम ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन ब्लेड गाल से कुछ मिलीमीटर दूर से गुजर गया। चटकना। टिम को हल्की सी चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो जोड़ों के कमजोर होने के कारण हो सकती है या एलेक्स की बाहों में फ्रैक्चर के कारण हो सकती है। वह बिना किसी भावना के आंखें और एक चेहरा देख सकता था जो एलेक्स पर तलवार से वार करने में पूरी तरह डूबा हुआ लग रहा था।
हालांकि ऐसा लग रहा था कि एलेक्स का शरीर थक गया है और वह पसीने से भर गया है और उसकी सांसें तेज हो गई हैं, उसका हमला और भी उग्र होता गया। टिम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने सहज प्रतिक्रिया करते हुए अपनी तलवार को लंबवत उठाया और पूरी ताकत से एलेक्स पर हमला कर दिया। टिम की तलवार की तेज धार एलेक्स को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपने शरीर को जबरदस्ती मोड़ लिया और वार से बचने के लिए वह तेजी से किनारे की ओर झुक गया। तलवार जमीन से टकराए और टिम ने तलवार घुमाने के लिए अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और फर्श को तोड़ने से रोकने में असमर्थ रहा। रेत का एक छोटा सा बादल उड़ गया। हमले से बचते हुए एलेक्स की आंखें चमक उठीं और वह अचानक टिम के चारों ओर दौड़ा और उसकी पीठ की ओर लपका। एलेक्स चीते की तरह फुर्ती से उसकी पीठ पर झपट्टा मारकर भागा। उसके पैर टिम के निचले शरीर से चिपक गए और उसने अपनी तलवार उठाई और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया। टिम की आंखें चमक उठीं और उसने अपने शरीर को तीव्र गति से घुमाया, जिससे एलेक्स का संतुलन बिगड़ गया और उसने तुरंत अपनी तलवार पीछे खींच ली और एलेक्स के हमले को रोकने के लिए उसे ऊपर की ओर उठा दिया। क्लैंक! जैसे ही टिम ने एलेक्स के हमले को रोका और अपनी तलवार को धक्का दिया और एलेक्स को अपनी पीठ से गिरा दिया, धातु की चिंगारी की एक श्रृंखला उड़ गई। एलेक्स ने अपने शरीर को हवा में घुमाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तस! एलेक्स ने झुंझलाहट में अपने शरीर पर क्लिक किया क्योंकि यह चीज़ों को खत्म करने का मौका था। क्या असाधारण प्रतिक्रिया है किंग एलेक्स! एलेक्स पर तलवार तानते हुए टिम मुस्कुराया। उससे एक छोटी सी लहर फूटी जिससे जमीन पर मौजूद रेत और धूल एक निश्चित दूरी तक बह गई। उसकी तलवार हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। मुझे पता है कि हमने मन का उपयोग नहीं करने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तलवार की आभा का उपयोग नहीं कर सकते। आपकी कुशलता देखकर मुझे लगता है कि अगर आज हम जी भरकर नहीं लड़ेंगे तो ये बर्बादी होगी। आप तलवार की आभा का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना? टिम की बातों ने एक पल के लिए सभी को स्तब्ध कर दिया। भले ही वे एलेक्स की टिम से बराबरी करने की क्षमता से बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन एलेक्स की उपयोग करने की क्षमता, आभा वास्तव में उनकी सोच से बाहर थी। क्या? सिपाही ने आपस में बुदबुदाया और सोचा कि क्या उन्होंने कुछ गलत सुना है और आशा के संकेत के साथ एलेक्स की ओर देखा। एलेक्स ने एक चंचल मुस्कान बिखेरी और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो हम ये करने जा रहे हैं एलेक्स का शरीर चमकने लगा और उसकी आंखें लाल रंग की चमक से चमक उठीं और जब उसने अपनी तलवार एलेक्स की ओर उठाई तो एक लाल रंग की आभा उसकी तलवार पर छा गई। हर कोई पीछे हट जाए। एक अवरोध भी बनाओ, टिम ने अपने आदमी को आदेश दिया। सभी शूरवीरों ने क्षेत्र को घेरना शुरू कर दिया जबकि अन्य पीछे हट गए। एक रोशनी चमकी और मैदान के चारों ओर एक अवरोध बनना शुरू हो गया जिसमें एलेक्स और टिम फंस गए। टिम ने एलेक्स पर निशाना साधते हुए धीरे से अपने हाथ में तलवार घुमाई। हवा में उसकी तलवार के साधारण घुमाव से ही एक शक्तिशाली तलवार का वार हुआ। आश्चर्य की बात है कि एलेक्स तक पहुंचने से पहले ही वह किसी चीज से टकराया जो बीच में ही फट गई। कतार में लगना। टिम ने पानी का परीक्षण करने के लिए अपनी तलवार को हल्के से घुमाया और महसूस किया कि पिछला झटका एलेक्स ने आसानी से बेअसर कर दिया था। जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, एलेक्स शारीरिक कौशल के मामले में हार रहा था, लेकिन तलवार की आभा के मामले में इससे उसे डर का एहसास भी हुआ। एलेक्स की आभा उसकी तुलना में थोड़ी घनी लग रही थी, लेकिन केवल एलेक्स से टकराने के बाद। इसलिए उन्होंने ईमानदारी से आगे बढ़ने का फैसला किया। टिम ने एलेक्स को चेतावनी देने के लिए चिल्लाकर कहा, एलेक्स, मैं अपनी ताकत को एपिक रैंक तक पहुंचा दूंगा। टिम ने अपनी तलवार उठाई और एलेक्स की ओर जोर से वार किया। एक तलवार एलेक्स के सामने प्रकट हुई और भयानक गति से एलेक्स की ओर चलाई गई।